हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वीडियो लेक्चर्स की इस सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर में बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, दैट इज़ B&FM। उसका फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, फाइनेंस फंक्शन मीन्स वित्त का कार्य क्या है, व्हाट इज़ वित्तीय कार्य इन अ बिजनेस। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Finance is closely connected with production, marketing, and other activities. In the absence of finance, all these activities come to an halt. Look, हमको पता है कि जो पैसा है, वित्त जो है, उसके बिना प्रोडक्शन हो, चाहे मार्केटिंग हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड और कोई भी एक्टिविटी हो, फिनेंस के बिना उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। उसके बिना उस एक्टिविटी की प्लानिंग करना भी व्यर्थ है। केवल फिनेंस से ही हम बिजनेस एक्टिविटीज़ कमेंस कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं। अर्थात हम किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को अगर प्रारंभ करेंगे तब भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, उसको चलाने के लिए भी रिक्वायरमेंट होगी और उसके एक्सपेंशन के लिए भी हमको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। फाइनेंस एग्जिस्ट एवरीवेयर, बी इट प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अंडरटेकिंग रिसर्च एक्टिविटी। आपको बिजनेस में चाहे रिसर्च करना हो, चाहे उत्पादन करना हो, चाहे विपणन करना हो, मार्केटिंग करना हो, चाहे आपको ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी हो, अगर आपको अपनी मैन पावर को सैलरी देना हो, वेजेस देना हो, हर कार्य के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वित्त की रिक्वायरमेंट होती है। Understanding the universality and importance of finance, finance manager is associated in modern business in all activities as no activity can exist without funds. It means अगर हम finance की importance को समझें, ये समझ लें कि finance की requirement बिल्कुल universal होती है, तो हम समझ पाएंगे कि कोई भी funds के बिना business की कोई भी activity conduct नहीं हो सकती है। We can classify the finance functions of financial decisions in 4 major groups. हम जब finance function की बात करते हैं तो हम उनको पहले कैटेगराइज करते हैं 4 डिविजन्स में। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, सेकेंड इज फाइनेंस डिसीजन, थर्ड इज लिक्विडिटी डिसीजन एंड फोर्थ इज डिविडेंड डिसीजन। देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम देखते हैं कि एसेट्स का मिक्स क्या होगा, लॉन्ग टर्म एसेट्स का क्या मिक्सचर होगा। फाइनेंस डिसीजन में हम देखते हैं कि हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा। लिक्विडिटी डिसीजंस में हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म एसेट्स का मिक्स क्या होगा। एंड डिविडेंड डिसीजन मिक्स में हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट होगा उसका अलोकेशन हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिलेट टू सिलेक्शन ऑफ असेट्स इन विच फंड्स आर टू बी इन्वेस्टेड बाय अ फर्म। मीन्स आपके पास में अगर किसी भी फाइनेंस को इन्वेस्ट करने के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शंस अगर अवेलेबल है, आपके पास एसेट्स के अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के थ्रू हम ये देखेंगे कि हमें हमारा फंड्स कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस allocate and ration the resources among the competing investment alternatives और opportunities। अलग अलग जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट के ऑल्टरनेटिव्स हैं उनके अलग अलग मेरिट्स हो सकते हैं, अलग अलग डीमेरिट्स हो सकते हैं, अलग फ़ायदे अलग नुकसान हो सकते हैं। तो पहले आप उन जो भी मेरिट्स और डीमेरिट्स, जो भी लिमिटेशंस है, जो भी बेनिफिट्स हैं, उनको एनालाइज करेंगे। आप देखेंगे कि क्या इसके स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से अपना फंड यूटिलाइज करेंगे कि आप जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर का लाभ आप प्राप्त कर सके। द मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ हाउ द इन्वेस्टर्स परसीव द रिस्क। आप रिस्क को किस तरह से देखते हैं। आपको अगर ये लगता है कि नहीं, हमें रिस्क नहीं लेना, चाहे रिटर्न थोड़ा कम हो तो चलेगा, या फिर अगर आपको लगता है कि कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, या फिर अगर इन्वेस्टर को ये लगता है कि रिस्क ज़्यादा लेना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें रिटर्न के ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्क को इन्वेस्टर किस तरह से परसीव करता है, उसको किस तरह से समझता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। The investment decisions result in purchase of assets. Assets can be classified into 2 broad categories:
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, दैट इज़ लॉन्ग टर्म एसेट्स। जब भी आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेंगे तो आप कुछ ना कुछ एसेट्स बाय करेंगे, और जो एसेट्स है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। यहाँ पे एक लाइन स्किप हो गया है, दैट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद आएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ शॉर्ट टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर रेफर टू एज कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल से रिलेटेड जो डिसीजंस है उन्हीं को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी कहते हैं। ये फिक्स एसेट से रिलेटेड होंगे। फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म होगी, मींस ऐसा नहीं है कि आपने आज एक बिल्डिंग बाय किया है, आप 6 महीने बाद 7 महीने बाद फिर से बिल्डिंग को सेल आउट करेंगे और नया बिल्डिंग बाय करेंगे। इससे आपका जो है वो बिजनेस का जो ऑपरेशंस है वो डिस्टर्ब होगा। सो फिक्स एसेट्स जो है दैट क्रिएट अर्निंग्स टू द फर्म। आप जब भी फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके पीछे आपका जो मोटिव होगा वो अर्निंग का होगा। मीन्स आप फैक्ट्री बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसी से आप फैक्ट्री रन कर पाएंगे। उसके अलावा जैसे आपने किसी मशीनरी में, किसी प्लांट में इन्वेस्टमेंट किया तो ये सब आपको फ्यूचर में अर्निंग ला कर देंगे, फ्यूचर में आपको रिटर्न देंगे। डिसीजंस रिलेटेड टू दैम जनरली इरिवर्सिबल, मीन्स आप जब एक बार किसी फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो उसको वापस से चेंजेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज अगर आप इसका फ्रीक्वेंट रिवर्सल करेंगे, बार बार में आप अपना प्लान चेंज नहीं कर सकते, बिल्डिंग चेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप करते हैं तो इससे बहुत सब्सटेंशियल लॉसेस आपको हो सकते हैं, एक भारी नुकसान आपको हो सकता है। व्हेन अ ब्रांड न्यू कार इज सोल्ड, आपने सपोज एक नया कार खरीदा और आपने कुछ ही दिन उसको यूज़ किया और आप सोचते हैं कि मैं इसको सेल आउट कर दूं, तो भी बायर इसको एक सेकेंड हैंड कार ही लेगा। बायर ये नहीं सोचेगा कि 10 दिन चलाई हुई है तो मैं इसको शोरूम से जो न्यू ब्रांड कार है उसका प्राइस आपको कभी नहीं मिलेगा। द ट्रांजेक्शन इनवेरिएबली रिजल्ट इन हैवी लॉस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ओनिंग। आपने कुछ टाइम किसी एसेट्स को ओन किया है, आपने अपने पास रखा है और उसको आप सेल आउट करेंगे तब भी आपको एक हैवी लॉसेस हो सकता है। और बिजनेस के केस में तो आपका जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है, आपकी सारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ इसकी वजह से सफ़र होगी। सो द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू इवेलुएट प्रॉफिटेबिलिटी। किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न लेने से पहले जो भी फाइनेंस मैनेजर है उसको सारे ऑल्टरनेटिव्स का एक प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस कर लेना चाहिए कि क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है। फिर आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में जनरली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजंस आते हैं। फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू अलोकेट अमंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री। हमारे बिजनेस में जो डेटर्स हैं, जो बिल्स रिसीवेबल्स हैं, हमने इन्वेंट्री जो स्टॉक मेंटेन किया है, और जो कैश है, कैश इक्विवेलेंट्स मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, बैंक में आपका करंट अकाउंट है, तो ये सब आपके लिए क्या है, शॉर्ट टर्म एसेट्स है जिनको आप करंट एसेट्स भी कह सकते हैं। These current assets do not directly contribute to the earnings। हालांकि करंट एसेट्स में आप जब अपना मनी ब्लॉक करके रखते हैं तो इससे डायरेक्ट कोई अर्निंग्स नहीं होती है, लेकिन देयर एग्जिस्टेंस इज़ नेसेसरी। आपको करंट एसेट्स मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास करंट एसेट्स नहीं होगी, आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगा, तो आपका प्रॉपर एफिशिएंट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट्स पॉसिबल नहीं है। मींस करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि आप जो फिक्स एसेट्स में आपने मनी इन्वेस्ट कर रखा है वो आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर अर्निंग प्रॉफिटेबिलिटी तभी दे सकता है जब आपके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल एडिक्वेट हो, पर्याप्त हो। सेकेंड नंबर जो डिसीज़न है वो आता है फाइनेंस डिसीजंस। Finance decision is concerned with the mix or composition of the sources of raising the funds रिक्वायर्ड बाय द फर्म। मीन्स आपने ये एस्टिमेट कर लिया कि आपको कितनी फिक्स एसेट्स के लिए कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में आपको ये देखना होगा कि आप जो भी सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स रेज करने के लिए, फंड्स लाने के लिए जो भी सोर्सेज यूज़ करेंगे उसका क्या मिक्सचर होगा, उसका क्या कॉम्पोजिशन होगा। तो इन अदर वर्ड्स इट इज़ रिलेटेड टू द पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग क्या होता है, आपके बिजनेस के लिए फाइनेंस जुटाना, तो उसका जो पैटर्न है दैट इज़ नोन एज फाइनेंस डिसीजन। In finance decision, the business manager is required to determine the proportion of equity,
एंड डेट विच इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। मीन्स आपका जो भी कैपिटल मिक्स है उसमें कितना इक्विटी होगा और कितना डेट होगा। इक्विटी और डेट के जो प्रपोर्शन है उसी को कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है, वित्तीय संरचना कहा जाता है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कमिटमेंट का। कमिटमेंट का क्या डिफरेंस है कि जो बोरोड फंड्स है, बोरोड फंड्स पे आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे आपके पास प्रॉफिट है या प्रॉफिट नहीं है। मीन्स एक फिक्स्ड कमिटमेंट होता है। आपके अगर डिबेंचर्स का रेट है 10% तो आपको पर ईयर 10% इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा। जबकि जो आपका शेयर कैपिटल है उसमें अगर आपके पास प्रॉफिट्स है तो आप डिविडेंड पे करें, ना तो आप डिविडेंड पे नहीं करें, बशर्ते आपके जो भी शेयर्स है, जो शेयर कैपिटल है आपकी, वो आपकी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हो। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, अगर आपके पास 1 साल प्रॉफिट नहीं है तो आपको उस डिविडेंड के अमाउंट को संचय करके अगले साल देना होता है। द बोरोड फंड्स आर रिलेटिवली चीपर कंपेयर टू शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के कंपैरिजन में जो आपके बोरोड फंड्स हैं, लाइक बॉन्ड्स हुए, लॉन्ग टर्म लोन्स हुआ, आपके डिबेंचर्स हुए, ये सब क्या है, चीपर है, मतलब इनका कंपनी को कॉस्ट कम आता है। लेकिन इनमें फाइनेंशियल रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क मतलब अगर आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट टाइम पे नहीं हुआ, बोरोड कैपिटल पे अगर आप इंटरेस्ट टाइम पे नहीं करते हैं तो आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। दिस इज नोन एज रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी, जो कि एक बोरोड फंड के साथ होती है लेकिन इक्विटी के साथ नहीं होती है। इसके अलावा जो शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर होल्डर्स फंड को इक्विटी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। उनको हम परमानेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स कह सकते हैं। मीन्स जनरली क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो होती है वो कंपनी की लाइफ में कभी भी उसका रिडम्पशन नहीं होता है और उसके ऊपर कोई फिक्स कमिटमेंट भी नहीं होता डिविडेंड के लिए। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो उसके ऊपर एक फिक्स कमिटमेंट होता है तथा वो रिडीमेबल भी होंगे इन केस दे आर रिडीमेबल। इररिडीमेबल है तो उनका भी रिडम्पशन नहीं होगा, उनका संशोधन नहीं होगा। बैरिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस, every new firm tries to employ both borrowed funds and shareholders fund to finance its activities। हम कुछ एक्सेप्शंस को साइड में रख देते हैं। बाकी कोई भी अगर बिजनेस फर्म है तो अपने बिजनेस में बोरोड कैपिटल भी रखेगी और इक्विटी भी रखेगी, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तरफ तो फिनेंशियल रिस्क कम रहेगा और एक तरफ आपका जो कॉस्ट है वो भी कम आएगा। सो देयर शुड बी अ बैलेंस। इस बैलेंस को, इस कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल लिवरेज। मतलब इक्विटी और डेट का जो कॉम्बिनेशन है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज से होता क्या है, इट प्रोवाइड्स प्रॉफिटेबिलिटी बट कैरीज अ रिस्क। जितना ज़्यादा लिवरेज होगा उतना प्रॉफिटेबिलिटी के चांस। लिवरेज होने का मतलब क्या है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट्स का प्रोपोर्शन कितना है। डेट्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा होना मतलब ऋण का प्रोपोर्शन ज़्यादा होने से दो प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी, क्योंकि उनका एक जैसे जो आपकी शेयर कैपिटल है उनको डिविडेंड हाई पे करना पड़ेगा आपको अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन जो डिबेंचर्स है, जो बॉन्ड्स हैं, उनका जो इंटरेस्ट रेट है आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। सो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ रिस्क भी बढ़ जाता है, बिकॉज विदाउट रिस्क देयर इज़ नो रिटर्न। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आप रिस्क अवर्स नहीं हैं, तो आपको लिवरेज अच्छा मेंटेन करना चाहिए आपके बिजनेस फर्म में। When the return on capital employed is greater than the rate of interest paid on the debt, shareholders return get magnified or increased। अगर आपका ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर जो रिटर्न है वो ज़्यादा है आपकी इंटरेस्ट रेट से, तो शेयर होल्डर्स को ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक बिजनेस फर्म में टोटल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज़ का और उस पर रिटर्न उसको कितना मिल रहा है, 15%। तो जब ये 15% रिटर्न मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट का कॉम्पोजिशन क्या है, इक्विटी है 60,000 और डेट्स है 40,000 और डेट्स के ऊपर 7% इंटरेस्ट है। अब देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि ऊपर कहा है 15% है, तो कितना हो गया, 1 लाख का 15%
15,000, इतना तो कंपनी को रिटर्न मिल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। ये जो आपका 60,000 और 40,000 है, ये मिलाकर क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। आप टोटल इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन डेट कितना हुआ, 7% ऑफ 40,000, यहाँ दिया हुआ है 7%, तो 40,000 का 7% कितना हुआ, 2,800। अब यहाँ आप देखिए इंटरेस्ट है सिर्फ 7%, कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न कितना है 15%। तो जो शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनके लिए कितनी अर्निंग्स बच रही है पीछे, 12,100। अब एक बार का अगर हम टैक्स को इग्नोर कर देते हैं तो हम देखते हैं कि जो आपका इक्विटी है उसको कितना रिटर्न मिलेगा, दैट इज़ 20% रिटर्न मिलेगा। इन द नॉर्मल कोर्स इक्विटी वुड गेट अ रिटर्न 15%। अगर हम इन जनरल बात करें तो रिटर्न कितना मिलना है, 15%, मतलब जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यहाँ पे आपका डेट्स हाई होने की वजह से, डेट्स हाई तो नहीं है, लेकिन इस जो भी स्ट्रक्चर है उसमें अगर डेट्स नहीं होते तो इक्विटी को कितना रिटर्न मिलता, पूरा का पूरा अगर 1 लाख इक्विटी ही होता तो उसको रिटर्न कितना मिलता, 15%। लेकिन 40,000 के डेट्स थे, डेट्स को सिर्फ 7% आपने रिटर्न दिया, तो पीछे जो इक्विटी बच रहा है उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, दैट इज़ 20%। सो ये किस वजह से हुआ, ड्यू टू फाइनेंसिंग बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। The finance manager follows that combination of raising funds which is optimal mix of debt and equity. एक फाइनेंस मैनेजर डेट और इक्विटी का वो कॉम्बिनेशन चूज़ करेगा जहाँ पे रिस्क और रिटर्न दोनों ही ऑप्टिमम हो, मतलब हाईएस्ट हो, मतलब शेयर होल्डर्स का वेल्थ भी हाईएस्ट हो और रिस्क कम हो और जो रिटर्न है वो हाईएस्ट हो। बचे हुए जो फाइनेंस फंक्शंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।